हेलो दोस्तों, मैं अंकुर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लाइव अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हमारी पॉलिटी की वीडियो है और पॉलिटी की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की क्लास, क्योंकि इसमें जो हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं उनके लिए हम बात करेंगे कि कौन से अनुच्छेद हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिए हैं। वैसे तो आपको रटना या रटने का कोई फ़ायदा भी है नहीं कि इतने अनुच्छेद है कि याद भी नहीं हो पाएंगे, और फिर वो एक अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है मैं आपको करा दूंगा, उनको आप कर लीजिए। उससे बाहर तो अनुच्छेद अगर एग्जाम में आया तो उससे बाहर नहीं आने का है। ठीक है, बाकी आप तैयारी कर रहे होंगे, उम्मीद है मुझे ऐसी। दूसरी एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जितने बच्चे बिल्कुल सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ना, तो पॉलिटी और जो सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ रीजनिंग उसकी, और जो अभी क्लास और अभी आनी बाकी हैं उसके सेटअप नहीं बैठ रहा अभी असल में कि क्लास में मेंटेन या आप बोल लीजिए कि रेगुलर कैसे देनी है। जिस दिन सेटअप बैठ जाएगा उस दिन सारी क्लास होंगी। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा सिलेबस दिल्ली पुलिस का है नहीं, 2.5 से 3 महीने में कवर भी हो जाएगा। तो ज्योग्राफिक क्लास एक सेटअप की वजह से रुकी हुई है कि सेटअप एक प्रॉपर मिल नहीं रहा, उसकी वजह से ही वो क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही, और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, डेली तो नहीं आ पा रही, लेकिन ऑल्टरनेट डे हमारी क्लास अब आनी ज़रूरी ही है, आएंगी और। ठीक है, और आज हम बात करते हैं अपनी पॉलिटी की अनुच्छेद। हमने पॉलिटी करीब 60% कवर भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आना भी होगा दिल्ली पुलिस में, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बनेगा और बनने की उम्मीद है, तो जितनी वीडियो हो चुकी है आप इनको भी अगर करके चले जाएंगे ना, तो आप 90% क्वेश्चन उसके पॉलिटी के वहाँ सोल्व कर सकते हैं। इतना मैंने करा भी चुका हूँ मैं आपको। निश्चित रूप से जितना मैंने कराया है वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने सब आपको कराए हैं, और जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद होती है। वरना मैं भी एक इतनी मोटी किताब आपको लिखवा सकता हूँ, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ने से सिलेक्शन होगा सिर्फ सेलेक्टेड से। ठीक है, बात करते हैं हम संविधान की। अगर हमारे मूल संविधान में जो अनुच्छेद है, हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या ही थी हमारी 395। अब ये बढ़कर 495 या 490 के आसपास हो रही है, प्लस उससे भी। ठीक है, मूल संविधान में हमारी 395 ही थी। और अगर आज भी देखें तो लास्ट का जो हमारा अनुच्छेद है, सबसे पहले अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 1 है, और अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट का भी आज हमारा अनुच्छेद 395 है। तो बात करें कि बीच में ये 490 95 फिर कैसे है, तो इसमें है जैसे कि हमारा बीच में अनुच्छेद हो गया 343A B C, तो जो जोड़े गए हैं ना वो इनके सब टॉपिक या सब नेम से ही जोड़े गए हैं। जैसे अगर हमें अनुच्छेद कोई और जोड़ना है या संविधान में संशोधन करना है तो अनुच्छेद जोड़ना पड़ता है। संशोधन उसे बोलते हैं कि अनुच्छेद एक और जुड़ चुका है हमारे संविधान में। तो जैसे हमें एक और संविधान संशोधन करना है तो अनुच्छेद उससे जुड़ेंगे, तो जोड़ सकते हैं कि 10 में A जोड़ दिया, तो एक तो अनुच्छेद पहला हमारा अनुच्छेद 10 था, अब एक और जुड़ा तो 10A हो गया। अगर और कुछ जोड़ना है तो 10B का नाम दे देंगे। लेकिन अगर टोटल जोड़ें तो हमारे 495 से प्लस ही हो रहे हैं, 490। ठीक है, लेकिन अगर हम इनकी जो है सीरियल या आप बोल सकते हैं कि नंबरिंग करें, यानी कि नंबर चेक करें, तो हमारा जो लास्ट अनुच्छेद आएगा वो हमारा 395। 396 हमारा अनुच्छेद नहीं है, 395 पर एंड है। लेकिन अगर हम गिनने बैठेंगे, अगर हम गिनती करेंगे तो वे 495 से प्लस ही बैठ जाएंगे। इसीलिए क्योंकि इनके बीच में ही हमारे और अनुच्छेद जुड़े हैं। नए अनुच्छेद का नाम नहीं दिया गया, पुराने में ही एडजस्ट करे हैं हमने। ठीक है, तो हम आज अनुच्छेद की 2 वीडियो आएंगे। अनुच्छेद की जितने भी अनुच्छेद आपको इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए वो मैं करा दूंगा सारे आज। इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट को देखिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम भाग मैंने कराए हैं, 22 भाग हैं इसमें भारतीय संविधान में। तो पहला जो भाग था हमारा भाग 1, इसके इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 आते हैं हमारे, मतलब टोटल 4 अनुच्छेद इसमें हैं। ठीक है, तो जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, वो बोलता है भारत एक राज्यों का संघ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई कि भारत एक कैसा देश है, राज्यों का संघ है या राज्यों का संघ नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो आपको करना है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 की बात होगी। अब अनुच्छेद 2 की बात करते हैं हम। नए राज्यों का निर्माण। अगर हमें कोई नया राज्य लेना है या किसी देश से हमें कुछ हिस्सा लेकर उसको नया राज्य घोषित करना है,
तो वो हमारा अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। जैसे हमें कुछ ज़मीन पाकिस्तान से पीओके अगर हम ले लेते हैं तो हम उसको अनुच्छेद 2 के तहत अपने देश में मिलाएंगे, वो अनुच्छेद 2 के तहत उसकी सारी प्रक्रिया होगी। अनुच्छेद 3 कहता है क्षेत्र में परिवर्तन या सीमा में या निर्माण नए राज्यों का। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए ये जो निर्माण की बात है अनुच्छेद 3 में, ये तो हमारे भारत के अंदर जो राज्य है उनमें, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना हमारा एक अलग राज्य बना था, नया राज्य एक ये घोषित हुआ था या नए राज्य की स्थापना हुई थी, जो था हमारा तेलंगाना। तो ये हमने आंध्र प्रदेश से ही अलग करके बनाया था। और आंध्र प्रदेश किसका भाग है? आंध्र प्रदेश हमारे भारत का है। तो जो भारत के अंदर हमारे राज्य हैं उनमें से कोई अलग करके तोड़ के जो राज्य बनाए जा सकते हैं वो हमारे अनुच्छेद 3 से बनाए जा सकते हैं। उसकी शक्ति हमारी अनुच्छेद 3 में दी गई है। तो इन 3 बातों को याद रखिए, पार्ट 1 से पार्ट 1 से आपको ये 3 बातें मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 में जो हमारे अनुच्छेद हैं टोटल, वो हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, 5 से लेकर 11 ये जो बात करते हैं हमारी, वो बात करते हैं हमारे नागरिकता की, कि भारतीय नागरिकों को नागरिकता कैसे दी जानी है या किस किस को नागरिकता देने का अधिकार हमारे पास है। नागरिकता देने का अधिकार हमारे संसद के पास है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम बनाया था संसद ने, तो उसके तहत हम अब नागरिकता प्रदान करते हैं। तो इसमें आर्टिकल 5 से 11 जो मेरी नागरिकता वाली वीडियो थी उसमें इनको डिटेल से बताया मैंने, तो यहाँ इस बात के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 में जो अनुच्छेद हैं वो हैं हमारे 12 से 35। ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार को बताते हैं कि भारतीय नागरिकों के क्या मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे पास 7 तरह के थे, लेकिन एक बाद में हटा दिया। जो संपत्ति का अधिकार था वो हटा के अब हमारे पास 6 अधिकार बचे हुए हैं। वो भी जो मेरे मौलिक अधिकार वाली वीडियो थी आप उससे उसको कवर कर सकते हैं। मैंने एक अगर आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वहाँ आपको बताया है। ठीक है, हमारे भाग यहाँ 3 पूरे हो जाते हैं। अब भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 किससे रिलेटेड है? देखिए इनको याद करने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 बार आप लिख लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे समझ में आएंगे आपके लिए। ठीक है, भाग 4 है हमारे अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 जो अनुच्छेद है वो हमारे इसके तहत आएंगे, भाग 4 के। और भाग 4 हमारा कहता है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल और डीपीएसपी। ठीक है, ये हमारे भाग 4 के अंदर आता है, आर्टिकल 36 से 51। अब हम बात करते हैं भाग 4A जो बाद में जोड़ा गया है। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है जो है 51A या 51 क्या बोल लीजिए आप। ठीक है, जो हमारा बताता है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये हमारा भाग 4A के में है। 4A जो भाग है वो हमारा संविधान के 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि भाग ए जो हमारा संविधान का जो हमारा संशोधन हुआ था 42वां, उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया था। और इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है 51 क्या है जो मौलिक कर्तव्य को हमारा बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो अब मेन टॉपिक आएंगे या मेन जो अब हमारे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल पूछे जाते हैं उनसे। भाग 5। अब जो मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ या जो पार्ट करा रहा हूँ ये अब इम्पोर्टेंट के रूप में आप इनको देख लीजिए। इसमें कि आर्टिकल ज़्यादा आते हैं, इसमें बहुत आर्टिकल हैं। इसमें 52 से 151 मतलब इसमें लगभग 100 आर्टिकल है। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारा राष्ट्रपति।
तो राष्ट्रपति के जो हमारे आर्टिकल हैं हम उनको पढ़ते हैं पहले, ठीक है। राष्ट्रपति के जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे पास आर्टिकल हैं, सबसे पहला है हमारे पास अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि हमारे देश में या हमारे संविधान में राष्ट्रपति का पद का वर्णन है, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये हमारे अनुच्छेद 52 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 54 कहता है इसका अनुच्छेद जो 54 है राष्ट्रपति को लेकर, वो हमारा कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का, ठीक है। तीसरा इससे इम्पोर्टेंट आता है अनुच्छेद 61 जो आता है महाभियोग जो हमारी प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की। देखिए ये तो है चुनने की और ये है हटाने की। 61 हटाया जा सकता है और 54 से चुना जा सकता है। फोर्थ हमारा आता है 71वां है या 72, मैं देख लेता हूँ एक बार। हमारा 72वां जो क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति मतलब अगर किसी नागरिक को फांसी की सज़ा भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी तो उसको भी क्षमादान हमारा राष्ट्रपति कर सकता है। इसके पास इतनी शक्ति है कि उसकी फांसी को सज़ा भी माफ़ कर सकता है बिल्कुल, या उसकी सज़ा को फांसी से घटाकर कुछ और कर सकता है, जैसे उम्र कैद या और कुछ सज़ा का प्रावधान हमारे इसके हाथ में है कि राष्ट्रपति उसके हमारा कोई भी और उस दूसरी तरह की सज़ा उसको दे सकता है, ठीक है। 5वां आता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 आता है हमारा लोकसभा का विघटन। ये भी शक्ति हमारे राष्ट्रपति के हाथ में है कि वो लोकसभा का विघटन कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये राष्ट्रपति के ही हाथ में है और राष्ट्रपति की शक्तियों में ही ये गिना जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें हम तो वो है आर्टिकल 123। 123 जो हमारा आर्टिकल है वो बोलता है अध्यादेश कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारा अनुच्छेद 123 देता है। अध्यादेश क्या होता है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट कोई ज़रूरी ही एकदम कंपलसरी लॉ बनाना है, ठीक है, और ना लोकसभा की मीटिंग हो रही है, सभा चल रही है, ना राज्यसभा की चल रही है, तो इसमें क्या करेगा। देखिए संसद की बात करें हम तो कोई भी बिल पास होता है या कानून बनता है, पहले जो है लोकसभा मान लीजिए कि लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से, और तीसरे नंबर बात आती है हमारी राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे तो वो मंजूरी हो जाएगी, वो एक नियम या बोल लीजिए कि वो एक्ट एक बन सकता है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को डायरेक्ट इतनी शक्ति प्रदान है कि अगर उसे ज़रूरी ही या जल्दबाजी में कोई कानून बनाना है तो वो अकेले अपने दम पर उस कानून को बना सकता है अनुच्छेद 123 का प्रयोग कर, ठीक है। अनुच्छेद 123 में लिखा है कि अगर कोई भी अध्यादेश जारी करना है राष्ट्रपति को, ये शक्ति है प्राप्त कि भाई वो डायरेक्टली बिना लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग के या उसके पास होने के बिना राष्ट्रपति इसको कानून बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लास्ट बचता है इसमें राष्ट्रपति में ही एक और टॉपिक या एक और अनुच्छेद 143। 143 क्या कहता है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं मतलब जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी कानून को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह। लेकिन अगर वो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिया और राष्ट्रपति को वो सलाह सही नहीं लगी तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी उसको 100% मानना है, वो उसके बाध्य नहीं है। उसका मन करे तो उसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते, लेकिन ये उन्हें पावर है कि कुछ सलाह ऐसी कानूनी सलाह वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति को लेकर जो अनुच्छेद थे, इनको आप एक दो बार लिखोगे याद हो जाएंगे। बात करते हैं हम उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का पद भी एक जो संवैधानिक पद है, इसका वर्णन हमारे संविधान में है। और इसके पद की बात करें हम तो इसके पद की बात होती है हमारे अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति पद, ठीक है। अनुच्छेद 23 के तहत इसके पद की बात हुई है। अनुच्छेद नेक्स्ट आता है 64।
इसका मतलब है कि जो उपराष्ट्रपति है, भारत का कोई भी उपराष्ट्रपति हो, वह उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का सभापति होगा। और मैंने उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति वाली वीडियो में बताया भी था कि उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का सभापति होगा, और जो इसको वेतन मिलता है वो भी उसको राज्यसभा का सभापति होने का ही मिलता है। इसकी कोई सैलरी उपसभापति की नहीं मिलती, जो भी इसको सैलरी मिलती है और राज्यसभा का सभापति है, इसलिए इसको इसकी सैलरी मिलती है। तो इसके लिए 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति से अगला प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री का अगर हम पद देखें तो लिखित रूप में इसके पास इतनी कोई शक्ति है नहीं कि राष्ट्रपति के पास विशेष शक्ति हैं, लेकिन हाँ, जो भी शक्ति राष्ट्रपति के नाम पे चढ़ी हुई हैं उनका जो प्रयोग करता है वो हमारा जो है प्रधानमंत्री ही करता है। राष्ट्रपति को शक्ति सिर्फ लिखित रूप में दी हुई है, वो एक मानने के लिए उसको पास सबसे ज़्यादा शक्ति हैं, लेकिन जो असल में शक्ति हैं या ओरिजिनली उसको जो यूज़ करता है वो हमारा प्रेसिडेंट करता है। क्योंकि ये मंत्रिपरिषद, एक बात लिखी थी अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए या अपनी जो हेल्प के लिए एक मंत्रिपरिषद रखेगा, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर वही कुछ काम करेगा। तो हमारा अनुच्छेद 74 कहता है 74 मंत्रिपरिषद होगा हमारी, जो राष्ट्रपति की सलाह देगा या राष्ट्रपति की सलाह के लिए या मदद के लिए एक राष्ट्रपति वो मंत्रिपरिषद होगा। और जो इम्पोर्टेंट बात करती है वो होती है अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अब इतनी सी ही बात हमारी सारी शक्ति हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंदर आ जाती हैं कि राष्ट्रपति कुछ काम करना होगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी, और मंत्रिपरिषद के डायरेक्टली रिलेशन है हमारे प्रधानमंत्री से। मंत्रिपरिषद का मुखिया हमारा प्रधानमंत्री होता है, तो जैसे प्रधानमंत्री सलाह देगा राष्ट्रपति ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक सलाह देने के लिए अपने मंत्रिपरिषद रखा है तो उसकी सलाह मानना उसके लिए आवश्यक है। और मंत्रिपरिषद सलाह जब देगा, जब उसका मुखिया कहेगा, तो मतलब जो उसका हमारा प्रधानमंत्री है कुछ बात कहेगा वही हमारा राष्ट्रपति उस बात को करेंगे। तो इसलिए इसके पास इसके हाथ में ज़्यादा शक्ति हैं, लेकिन अगर लिखित रूप में देखें तो हमारे राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक है, वो पूरे देश का मुखिया होता है, और एक बोलते हैं ना सीनियर सिटीजन, वो सीनियर सिटीजन भी होता है। और एकमात्र वीआईपी पोस्ट हमारे संविधान में है तो वो सिर्फ राष्ट्रपति की ही है, लेकिन जो काम या वीआईपी काम जो है या पोस्ट है वो हमारी प्रधानमंत्री की होती है। सारे काम वही करते हैं, हमने राष्ट्रपति का नाम तक भी नहीं सुना होता कि वह राष्ट्रपति ने कुछ काम किया। सारे काम जो है वो प्रधानमंत्री के नाम चढ़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही असल में उसको हेल्प करता है या उस काम का करने का मुखिया होता है सिर्फ। ठीक है, भाई एक प्रेसिडेंट का इतना काम है, अगर कुछ काम हो गया तो उस पर बस साइन चाहिए राष्ट्रपति के, बाकी इसका कुछ काम नहीं है। राष्ट्रपति का कुछ भी काम हुआ देश में हमारे में, उसका लास्ट में राष्ट्रपति के साइन चाहिए बस, और कुछ नहीं, और किसी के काम की उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ना उससे कुछ पूछने की या बताने की उसे ज़रूरत है राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, अब बात करते हैं हम संसद की। प्रधानमंत्री के बाद हमारी बात आती है संसद की। तो संसद में मैंने 3 आर्टिकल बताए थे। सबसे पहले अनुच्छेद 79, 80 और 81, इन्हें आप एक साथ याद करिए। 79 में हमारा वर्णन है कि भारत का एक अपना संसद होगा। 80 में है राज्यसभा का वर्णन है, और 81 में है हमारा लोकसभा का। तो ये 3 आर्टिकल सीरियल वाइज हैं, और सीरियल वाइज ही इनकी शक्तियाँ हैं कि संसद सबसे बड़ा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। तो इसको तीनों को आपको एक साथ याद करना है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद हमारा 100, अनुच्छेद आता है 105, अनुच्छेद आता है हमारा 108, अनुच्छेद आता है हमारा 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117। अभी पहले इनकी बात करते हैं। देखिए 50 को आप 2 भाग में जोड़िए, 50-50।
अनुच्छेद 50 का मतलब ये है, पहले मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, निर्णायक मत किसका? लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत का जो अधिकार है वो हमारे अनुच्छेद 100 के तहत है। देखिए, अगर लोकसभा में किसी बात को लेकर या किसी बिल को लेकर वोटिंग होती है और वोटिंग 50-50 हो जाती है, मतलब 50% पक्ष में और 50% विपक्ष में अगर उसकी वोट पड़ती हैं, ठीक है, तो हमारे जो अध्यक्ष होता है, जो हमारे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो उसके पास एक अधिकार होता है कि अगर 50-50 का चांस बनता है तो तब आपको वोट करना है। वैसे पोलिंग या वोटिंग में वो अपनी वोट नहीं करता, उसको सिर्फ उसी टाइम अपने मत करने का अधिकार होता है जब वोटिंग बिल्कुल इक्वल हो, मतलब 50-50 हो, ना जीत हो ना किसी की हार हो, तब उसको अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वो अनुच्छेद 100 के तहत है, ठीक है, कि आपको हक है निर्णायक मत देने का, और जिसकी तरफ या जिसको उन्होंने मत दे दिया, मान लीजिए उसका काम या उसकी जीत हो गई, ठीक है। अब 105 की बात करते हैं, वो है संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार मतलब संसद के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, जो कुछ विशेषाधिकार हैं कि वो सिर्फ संसद इन पर कानून बनाएगी। जैसे हमारी नागरिकता को लेकर जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी, या कोई कानून कुछ पेंडिंग पड़ा है तो उसको बनाने का मतलब उसको जो है आगे चलाने के प्रोसेस वो संसद का ही होता है। तो ऐसे बहुत काम है जो उसका विशेष है, जो संसद को ही दिए गए हैं, उसके अलावा और कोई काम इसको नहीं कर सकता। तो संसदीय जो हमारे विशेष अधिकार हैं वो अनुच्छेद 105 के तहत हैं। 108 संयुक्त बैठक बोल लीजिए या संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि अगर कोई बिल पेंडिंग होता है या किसी पर विवाद चला होता है लोकसभा राज्यसभा में, तो वहाँ से फिर राष्ट्रपति क्या काम करता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, मतलब दोनों की फिर एक कमरे में ही मीटिंग होती है, एक हॉल में मीटिंग होती है, तब उस पर वोट होती है। तो उस पर टाइम जो हार जीत होती है वो 95% केस में तो लोकसभा की होती है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मेंबर है, तो जिसके पास ज़्यादा मेंबर उसकी जीत। तो सबसे ज़्यादा जो संयुक्त अधिवेशन में जो बिल पास होता है, जो लोकसभा चाहती है वही पास होता है, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के पास ज़्यादा सीटें हैं, लोकसभा के पास 545 सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा के पास सिर्फ 245 ही हैं। तो अगर ये सारे भी डालेंगे और ये आधे भी अगर वोट करेंगे तो तब भी इनकी जीत होगी, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, देखिए बहुत बढ़िया कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है। संयुक्त अधिवेशन को हमारा बुलाता है राष्ट्रपति, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है हमारा लोकसभा का अध्यक्ष। 2 बात, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, आप लिख लीजिए इसको स्टार लगाकर, कि अध्यक्षता जो इसकी करता है अधिवेशन की, वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। फिर राष्ट्रपति बस इसको बुलाता है और इसको प्रोसेस जो करता है वो हमारा अध्यक्ष करता है लोकसभा का। अगर अध्यक्ष हमारा उस टाइम एब्सेंट है तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी एब्सेंट है तो हमारा उपसभापति। सभापति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। फिर इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे आर्टिकल थे 108 तक हो गया ना, 110, 112, 117, 110 है धन विधेयक। कोई बिल धन विधेयक है नहीं है, पहली बात तो इसका निर्णय जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष लेता है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, कोई बिल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा अध्यक्ष कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो बात है या इसकी जो निर्णय लेगा वो हमारा लोकसभा अध्यक्ष लेगा। सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय ले सकता है कि ये किसके अंतर्गत हमारा आता है, ठीक है। 112 है हमारा बजट, जो साल का बजट पेश होता है, उस बजट की जो प्रक्रिया है वो हमारा अनुच्छेद 112 के तहत आती है। और अनुच्छेद 117 कहता है हमारा वित्त विधेयक, वित्त फाइनेंस बिल जो आता है, वित्त विधेयक, ठीक है। ये हमारे थे संसद को लेकर इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल थे। अब बात करते हैं हम कुछ अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम
कोर्ट, इसकी वीडियो आज जल्द आने वाली है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो इसमें जो अनुच्छेद आता है वो आता है 124। 124 कहता है भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। ये हमारा अनुच्छेद 124 कहता है। फिर हम बात करते हैं 131 अनुच्छेद अगला आता है हमारा 137 और अनुच्छेद 143। 3 आर्टिकल और हैं या अनुच्छेद और हैं। 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन और मूल आरंभिक अधिनियम या अधिवेशन। हमारा 131 कहता है, 131 इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है हमारा 137, सबसे इम्पोर्टेंट 137 या अनुच्छेद 137 कहता है न्यायिक पूर्ण विलोकन। न्यायिक पूर्ण विलोकन मतलब अगर कोई बात या कोई नियम हमारे राज्यसभा, लोकसभा या राष्ट्रपति की मोहर लगकर वो पास हो जाता है, ठीक है, अब उसको इसके सुप्रीम कोर्ट के पास सकती है कि उसको आप रीड आउट कर सकते हैं या आप उसको देख सकते हैं कि वो हमारा संविधान का कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा या किसी के मौलिक अधिकार को हनन तो नहीं हो रहा या हमारे संविधान के विरुद्ध तो नहीं है वो कानून। अगर विरुद्ध होगा तो उसको हमारे समाप्त कर सकता है। ये शक्ति हमारी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के पास है, ठीक है, कि कोई कानून अगर गलत लगता है उसको अपनी नज़र में तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारे अनुच्छेद 137 के तहत हमारे जो उच्चतम न्यायालय है इसको दी गई है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। 143 की बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। मैंने राष्ट्रपति वाले उसमें भी कराए थे आर्टिकल, वही है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की सलाह, लेकिन बाध्य है, राष्ट्रपति नहीं है इसकी सलाह पर, ठीक है। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर। अब लास्ट बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, ठीक है, और अनुच्छेद आता है लास्ट हमारा 148 कैग, ठीक है। महान्यायवादी एक बोली जा सरकारी वकील होता है, जो सरकार का वकील होता है, सरकार का वकील। इसके पद का वर्णन हमारे अनुच्छेद 76 में है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। महान्यायवादी का कोई टर्म नहीं होता या इसकी कोई पदावधि नहीं होती कि इतनी समय के लिए ये बन सकता है। ये हमारा राष्ट्रपति इसको प्रधानमंत्री की सलाह पर मतलब पद पर बैठाते हैं और वही हटा सकते हैं जब मन करे उनका, तब ये सलाह दे सकता है। ये जो होता है हमारा, वो हमारे जो उच्चतम न्यायालय होता है ना, उसका जो वकील होता है उसके लेवल का ये होता है। और जो हमारा कैग होता है ये हमारे सरकारी घोटाले की जांच करता है। ये हमारा जांच करता है कि कोई घोटाला तो सरकार के उसमें नहीं हुआ, तो उसकी सारी रिपोर्ट हमारा कैग करता है। और कैग भी एक IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर की रैंक का होता है, ठीक है। ये तो है हमारे इंपॉर्टेंट ये जो अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और कुछ अनुच्छेद हैं, उनको याद कर लीजिए, बस आपका काम खत्म। आपको सारे अनुच्छेद रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में 100% आएगा, एक अनुच्छेद को लेकर 100% क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं में से आएगा। आपको कंफर्म नहीं करना और कहीं से कुछ नहीं देखना है। इस वीडियो को देखिए, नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए और वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।